Good morning to all my dear students. In the last class, I have started a new chapter, Ionic Equilibrium. और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने ये चीज़ समझा था कि डिफरेंस क्या है, पहले तो वो समझाने की कोशिश की थी मैंने। तो आपको बताया था जो केमिकल इक्विलिब्रियम है बेसिकली ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए डिफाइंड है, और जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट चैप्टर है ये हमारा आयनिक रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होता है। और आयंस कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम किसी सॉल्ट को या किसी एसिड को या किसी बेस को, है ना, जब हम किसी सॉल्वेंट में उठाकर डिजॉल्व करेंगे तो वो किस में टूटेगा? अपने आयंस के अंदर टूटेगा। ठीक है। और हमेशा ये चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम आयंस तभी प्रोड्यूस होंगे जब वो सॉल्वेंट में जाएगा, मतलब ये हमेशा एक्वस फेज में चैप्टर चलेगा। मतलब ये चैप्टर पूरा पानी में है, ये समझ लो, है ना, कि एक्वस फेज में ही ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा चलने वाला है। ठीक है। तो बेटा डेफिनेशन क्या थी आयनिक इक्विलिब्रियम की? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट्स एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। ये डिसोसिएटेड पार्ट है और ये क्या है? उस सब्सटेंस का अनडिसोसिएटेड पार्ट। अनडिसोसिएटेड पार्ट देखो एक्वस क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि वो हमेशा एक्वस फेज में ही आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में एक्वस एक्वस लिख रहे हैं, बाद में एक्वस हटा भी दिया अगर कहीं तो हमें ये मान के चलना है कि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही हो रहा है। ठीक है। तो ये अनडिसोसिएटेड पार्ट है और ये जैसे ही ब्रेक हुआ अपने आयंस में टूटा तो डिसोसिएटेड पार्ट और अनडिसोसिएटेड पार्ट में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो ये हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, किस क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस क्या है। तो दो तरीके के पढ़े, एक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा हमने और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने कंपोनेंट आयंस में क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं ना, डिसोसिएट इनटू कंपोनेंट आयंस, अपने आयंस में टूटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब टूटने के लिए बॉन्ड का नेचर अगर पूछ ले तो कैसा होना चाहिए? या तो आयनिक बॉन्ड हो उनके अंदर या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, तभी वो अपने आयंस के अंदर टूटेंगे। ठीक है बेटा। चलो, तो इस तरीके से हमने ये देख लिए थे। जैसे NaCl आयनिक बॉन्ड है, MgCl2 में भी, HCl H2 इन सब में क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते थे? ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट नहीं होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिनमें बॉन्ड का नेचर कैसा रहता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, कभी भी टूटने वाले नहीं है। और हमने पढ़ा भी था वन टफ फैक्टर, अगर याद हो सॉल्यूशन चैप्टर में, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वन टफ फैक्टर 1 लेते थे और इलेक्ट्रोलाइट के लिए वन टफ फैक्टर कभी भी 1 के बराबर नहीं आता है, 1 से ज्यादा ही आएगा। जैसे ये 2 आयंस में टूटा पूरी तरह से तो 2 देगा। HCl पूरी तरह से 100% डिसोसिएस हो गया, अगर अल्फा इसका 100% हो गया तो 2 देगा, और 100% से कम रहेगा तो थोड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से तो बड़ी ही रहेगी ना, 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमें प्रेजेंट चैप्टर में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक से ज्यादा आयंस में टूटेंगे, इनको हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि आयंस में नहीं टूटेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे आ गए थे हम लोग। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे 2 तरीके के क्लासिफाई किए थे। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या ध्यान रखना था? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइज्ड हो जाता है, जिसके अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती हो? 1 हो जाती हो। ठीक है। तो जैसे AB अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो A+B- में 100% टूटेगा। तो 2 स्टेप ये हर क्वेश्चंस के अंदर फिक्स है, इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा। जब भी हम किसी सॉल्ट को या किसी एसिड बेस को डालेंगे ये 2 स्टेप हर टॉपिक के अंदर इसमें फिक्स है, लगाना ही लगाना है हमें। ठीक है। T बराबर 0 पे है, कंसंट्रेशन कितना मान लिया? C। A+ कुछ नहीं रहेगा, B+ कुछ नहीं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% कंप्लीट होगा, मतलब इसके अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। नहीं तो जनरली अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर 100% टूट गया तो एंड में ये कुछ नहीं बचेगा, इसका कंसंट्रेशन C, इसका कंसंट्रेशन भी C। ठीक है। और एग्जाम्पल इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमको ध्यान रखने हैं जो बताए थे मैंने ना, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ध्यान रखने हैं आपको बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड में 6 एसिड्स होते हैं अपने पास, HClO4, HNO3 एंड H2SO4, और 3 हाइड्रा एसिड्स आते हैं, HI, HBr और HCl। ये 6 हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग। इनके अलावा जो भी एसिड दिखाई देगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैसा होगा? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो तो NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये तो हो गए 4 ग्रुप 1 से, और ये ग्रुप 2 के कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वाले। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है H2SO4 बार बार आएगा, HCl बार बार आएगा, NaOH बार बार आएगा, KOH बार बार, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया था। और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं बेटा, हर सॉल्ट्स किस कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। हर सॉल्ट किस कैटेगरी में है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये 100% टूटता है। आप NaCl को, नमक को उठा के पानी में डालोगे ना तो 100% टूटेगा। तो
चार तरीके के सॉल्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। ठीक है ना, तो ये मैंने समझा दिया था आपको किससे किससे मिलके ये बने होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो नेग्लिजिबली डिसोसिएट होते हैं ना। तो नेग्लिजिबली डिसोसिएट होने का मतलब कभी भी 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा और उनका अल्फा हमेशा 1 से छोटा होगा और वो हमेशा क्या रहेगा? अननोन, जो हमें फाइंड आउट करना रहता है जनरली क्वेश्चंस में। और अगर अब ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ए प्लस बी माइनस में टूटेगा, लेकिन 100% नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ समय के बाद एक हमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो इसको इक्विलिब्रियम एरो से हमने दिखाया है। तो टी बराबर 0 पे सी, और कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ये क्या हो जाता है? सी माइनस सी अल्फा। सेकेंड स्टेप हमेशा रिएक्टेंट साइड का सी माइनस सी अल्फा ही लिखना है। प्रोडक्ट साइड में जैसा कोएफिशिएंट रहेगा उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। और ये भी मैं बता दूं तो ये हमेशा 1:1 में ही चलता है इस चैप्टर में, क्योंकि अगर आपको मान लो AB2 भी रहता ना तो 2 स्टेप में टूटता है, एक ही स्टेप में पूरी तरह से नहीं टूटता है, ध्यान रखना, आगे आएगा समझ में ये चीज। तो ये सी माइनस सी अल्फा लिखना है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में क्या आएगा? सी अल्फा, इसका कितना? सी अल्फा। अब क्या क्या हमको ध्यान रखना है वीक एसिड के लिए? तो वीक एसिड कौन कौन से होते हैं? उन 6 एसिड्स को छोड़ के जितने एसिड आपको दिखाई देंगे सब क्या होते हैं? वीक। HClO3, HClO2, HClO, H2SO3, H2SO5, HF ध्यान रखना है ना, HF, HCl, HBr और HI तो क्या थे? स्ट्रॉन्ग। HF क्या है? वीक। HNO2, जितने भी ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर ऑर्गेनिक एसिड किस कैटेगरी में आता है? वीक एसिड में। जैसे H2CO3, H2S, CH3COH, SCHO, है ना, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड। और वीक बेस की बात करो तो जितने भी अमोनिया या उसके डेरिवेटिव हैं सब किस कैटेगरी में आते हैं? वीक बेस में। तो अमोनिया को जनरली NH3 बोलते हैं, लेकिन इस चैप्टर में NH3 को वाटर में हमेशा डालना ही है चैप्टर में अंदर, तो जैसे डालोगे तो NH3 को हम NH4OH बोलेंगे। ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने बताया था जितने इसके भी ऑल डेरिवेटिव का मतलब क्या? इसके डेरिवेटिव बनाना है तो क्या करोगे? इसका हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह पे कोई ग्रुप ऐड कर दो। जैसे CH3 लगा दोगे तो आप मिथाइलेविन, तो ये भी एक वीक बेस है। NH2 लगा दोगे तो हाइड्रोजन वीक बेस है। फिनाइल लगा दोगे मतलब C6H5 लगा दोगे तो ये एनिलीन, ये भी वीक बेस है। ठीक है बेटा, थोड़ा रिवाइज बस मैं करवा देता हूँ फटाफट, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हमें लेके चलनी है ना, चीजें पीछे से रिवाइज कराते हुए मैं चलूंगा हर लेक्चर में। तो देखो थियरीज रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं फिर से एक बार समझाने में। थियरीज रिलेटेड टू एसिड बेस, तो एसिड बेस से रिलेटेड अब हमें थियरी पढ़नी है। तो उसमें एक थियरी हमने पढ़ा था कौन सा? आर्रेनियस एसिड बेस थियरी। और आर्रेनियस एसिड बेस थियरी में आर्रेनियस एसिड क्या होते हैं? जो आपने 9th-10th में पढ़ा है, ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयंस को देता है वाटर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्रेनियस एसिड बोलते हैं। और वो 3 तरीके का हो सकता है, या तो मोनोबेसिक, या डाइबेसिक, या ट्राइबेसिक। मोनोप्रोटिक भी बोलते हैं उसको। प्रोटिक क्यों? प्रोटिक मतलब समझ रहे हो? प्रोटॉन देना। H+ का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन ही होता है ना। तो मोनोप्रोटिक मतलब जो एक H+ दे। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? HCl, HF, HBr, है ना, इनको जनरल नोटेशन HA होता है। डाइबेसिक मतलब जो 2 H+ देते हैं। ट्राइबेसिक मतलब जो 3 देते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, H2S, H2CO3, H3PO3, है ना, स्ट्रक्चर से इनके जाना होता है, बताया था मैंने। ठीक है, चलो आर्रेनियस बेस की बात करो तो ऐसा सब्सटेंस जो OH- देता है किसके अंदर? वाटर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? आर्रेनियस बेस, जो OH- देता है। और उसमें भी 3 तरीके के देखे हमने, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। जो 1 देगा उसको मोनो एसिडिक, जो 2 देगा डाई एसिडिक, जो 3 देगा वो ट्राई एसिडिक। और जनरल नोटेशन उनका BOH, BOH ट्वाइस और BOS थ्राइस। B मतलब बेस, और यहाँ A मतलब क्या? एसिड, और H मतलब H छोड़ेगा वो, और OH लगा मतलब ये OH छोड़ेगा। ठीक, तो ये एग्जांपल्स देखे थे हमने। चलो, तो ये हमने यहाँ तक बेटा कर लिया था। 2 थियरी हमने फर्स्ट थियरी हमने कर ली थी। फर्स्ट थियरी हमने केवल अभी कौन सा किया था? आर्रेनियस एसिड बेस थियरी। तो आज हम लोग सेकेंड थियरी स्टार्ट करते हैं इसका। और जो सेकेंड थियरी है वो है ब्रॉन्स्टेड लोअरी थियरी। सेकेंड थियरी इज ब्रॉन्स्टेड लोअरी, है ना, दो ब्रॉन्स्टेड लोअरी थियरी। तो दिस इज आवर सेकेंड थियरी। पहला हमने देख लिया ना, आर्रेनियस एसिड बेस थियरी, जो आपने पढ़ा होगा 9th-10th में थोड़ा सा, वही था। जो H+ देता है वो एसिड, जो OH- देता है वो बेस। अब ब्रॉन्स्टेड लोअरी थियरी, ये भी बहुत, ब्रॉन्स्टेड लोअरी थियरी भी बहुत काफी इजी है। देखो ये भी कुछ नहीं कहता, ये थियरी बस सिंपल सा हमें ये कहती है जो H+ डोनर होते हैं उनको एसिड बोल देंगे, और जो H+ एक्सेप्टर होते हैं उनको बेस बोल देते हैं। तो सिंपल सा थियरी है बेटा, एक लाइन का ये बस, केवल ये थियरी हमें बस इतना बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी
H plus donor, according to this theory, H plus donor are acids. इस theory के हिसाब से H plus donor are acids and H plus acceptors are base. बस सिंपल सा यही कहता है ये ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, यही कहता है कि जो H प्लस को डोनेट करेगा, जो H प्लस डोनर होंगे, जो लोग H प्लस को देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा एकदम से थियरी, इस थियरी में कुछ टफ नहीं है, उसने बस इतना कह दिया जो H प्लस डोनर है उनको एसिड बोल दो, जो H प्लस एक्सेप्टर है उनको बेस बोल दो। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे इसके ऊपर एग्जांपल की बात करें तो आपको पता है अमोनिया NH3 होता है, तो देखो अमोनिया अगर NH3 की बात करोगे तो आर्रेनियस एसिड बेस थियरी के हिसाब से अगर आप जाओ तो अमोनिया को किस कैटेगरी में लोगे, आर्रेनियस एसिड में कि आर्रेनियस बेस में। अमोनिया के अंदर H निकल भी नहीं सकता और अमोनिया OH भी नहीं निकालता, तो अमोनिया किसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, ब्रोंस्टेड लोरी थियरी ने डिफाइन किया था कि अमोनिया जो होता है क्या होता है, बेस। कैसे, देखो NH3 को, अमोनिया को जब वाटर से रिएक्ट करा दिया जाता है तो वाटर से रिएक्ट करने पे अमोनिया क्या करता है, अमोनिया वाटर का एक H प्लस ले लेता है और H प्लस लेके खुद क्या बन जाता है, NH4 प्लस, और यहाँ से क्या वाटर क्या छोड़ देता है, OH माइनस आयन को। ठीक है, तो इस देखो इस अमोनिया ने क्या किया, इस अमोनिया ने H2O का एक H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो अमोनिया हमारे लिए कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। तो कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह, क्योंकि इसने क्या किया है, एक्सेप्ट, इसने H प्लस को क्या किया, एक्सेप्ट किया। और H2O को देखो तो H2O ने एक H प्लस निकाल के इसको दे दिया, मतलब खुद एक H प्लस निकाला है इसने। तो अगर H प्लस डोनर है, ये निकालेगा तभी तो OH में कन्वर्ट हुआ है, तो अगर इसने निकाला है तो ये खुद कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह, क्योंकि इसने डोनेट H प्लस, इसने H प्लस को क्या किया है, डोनेट किया है। तो वाटर देखो यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा, अमोनिया कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। समझे बात को। फिर देखो एक और रिएक्शन दिखाता हूं मैं, HCl की एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। HCl को अगर H2O के साथ जोड़ दो, HCl, तो HCl और H2O को जोड़ने के बाद क्या होता है, HCl हमें पता है H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो इसका H प्लस अब कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा, और ये Cl माइनस में टूटेगा। तो क्या क्या टूटेगा बताओ, H प्लस और Cl माइनस, तो इसका H प्लस वाटर ले लेता है, तो वाटर लेके क्या बना लेता है, H3O प्लस। H2O इसका H प्लस लेके क्या बना लेगा, H3O प्लस, और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस हमारे लिए। तो अब देखो बेटा अब क्या हो गया, अब HCl ने क्या किया, HCl हमें पता है ये एसिड ही होता है, HCl ने क्या किया, H प्लस को डोनर है, H प्लस डोनर है, इसने अपना H प्लस निकाल के किस में कन्वर्ट हुआ, Cl माइनस में। इसका मतलब HCl खुद यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। HCl कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। और H2O की बात करो तो H2O ने क्या किया, H3O प्लस में चला गया, मतलब H2O ने इसका H प्लस जो निकाला उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो ये कैसा, ये H2O यहाँ पे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। तो क्या समझे बेटा, H2O जो होता है, H2O एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और H2O बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करेगा सामने से कौन आ रहा है। अगर सामने से बेस आएगा तो H2O एसिड बन जाएगा, और सामने से अगर उसके एसिड आएगा तो H2O खुद क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है ना। तो H2O हमारा दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। तो इस तरीके का जो दोनों बिहेवियर होता है ना, उसको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं ना, एम्फीप्रोटिक। अभी बता रहा हूँ एम्फीप्रोटिक क्या होता है। अभी बस यहाँ पे मुझे ये समझाना है, जो H प्लस डोनर है उनको एसिड बोलेंगे, इसने H प्लस दिया तो इसको एसिड बोलेंगे, और जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं उनको, इसने H प्लस एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हुआ तो इसको बेस बोलेंगे। और यहाँ से एक आइडिया हमें लग गया कि H2O जो होता है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी, और उसको हम लोग एम्फीप्रोटिक बोलते हैं, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आगे। एम्फीप्रोटिक क्या होता है पढ़ना ही हमें, ये समझ गए हम बात को। यही हमारा ब्रोंस्टेड लोरी थियरी है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट, है ना। एक कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूं आपके। चलो तो देखो बेटा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का, है ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की थ्योरी बस यही हमें बताती है कि ऐसा एसिड बेस का पेयर जिनमें एक H प्लस का डिफरेंस हो, उनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझाऊं, ये देखो ये क्या है, बेस है ना, NH3 बेस है, और NH4 प्लस क्या है, एक H प्लस का बस डिफरेंस है ना। तो अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH4 प्लस। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, OH माइनस। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं उसको मैं समझा देता हूं आपको। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर,
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो एक ऐसा एसिड बेस का पेयर जिनमें कितने का डिफरेंस हो, केवल एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो मैं लिख देता हूं एसिड बेस पेयर हैविंग difference of 1 H plus ion, acid base pair having difference of 1 H plus ion is known as conjugate acid base pair, is known as conjugate acid base pair। समझेगा बेटा? एक ऐसा पेयर, एसिड बेस का ऐसा पेयर जिनमें केवल एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो? डिफरेंस ऑफ केवल एक H प्लस का डिफरेंस हो। उस तरीके के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या समझे हम लोग? अगर हमें पता है एसिड है और एसिड का कोई हमसे पूछे कि कॉन्जुगेट बेस बताइए क्या होगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बताइए क्या होगा, तो एसिड के अंदर से अगर आपने एक H प्लस को निकाल दिया बेटा, एसिड तो H प्लस निकालते हैं ना, तो अगर एसिड से एक H प्लस को निकाल दोगे तो जो चीज हमें मिलेगी उसे क्या बोला जाएगा? उसका कॉन्जुगेट बेस, जिसको हम लोग जनरली Cb लिखेंगे अभी। ठीक है ना, Cb, बार बार कॉन्जुगेट बेस नहीं लिखेंगे। और अगर आपके पास कोई बेस हो और बेस से मान लो कॉन्जुगेट एसिड में जाना है तो क्या करेंगे? कोई बेस है और उसका कोई पूछे कि उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बताइए, तो मैंने बता दिया एसिड बेस का ऐसा पेयर जिनमें केवल एक H प्लस का डिफरेंस हो। तो अगर एसिड ने अपना एक H प्लस निकाला तो जो चीज मिलेगी उसे क्या बोला जाएगा? उसका कॉन्जुगेट बेस। और अगर बेस ने एक H प्लस ले लिया, बेस क्या करेगा? बेस H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो अगर बेस ने एक H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो जो भी चीज मिलेगी, इन दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस है, इन दोनों में भी एक ही H प्लस का डिफरेंस है, तो इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो जो अभी मैंने ये एग्जांपल लिया था ना, ये एग्जांपल NH3 वाला, इस एग्जांपल को मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे अभी हमने देखा था कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर, मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे NH3 था और NH3 H2O से जब जुड़ा था तो ज्वाइंट होने के बाद क्या किया था? इसका H प्लस लेके खुद किस में कन्वर्ट हुआ था? NH4 प्लस में, और H2O किस में कन्वर्ट हो गया था? OH माइनस में। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारे लिए क्या होता था? NH3 ने एक H प्लस इससे लिया था तो इसे हम लोग क्या बोल रहे थे? बेस बोल रहे थे। ये इसका बेस है। तो अगर कोई पूछे इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? बेस ने अगर एक H प्लस ले लिया तो जो भी चीज बनेगी वो उसका क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। देखो इसको घेर देता हूं बॉक्स में, ये हमें ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो देखो अगर ये बेस है और इससे इसके साथ एक H प्लस के डिफरेंस पे कौन सी चीज पड़ी हुई दिखाई दे रही है इसके अंदर? आपको यही दिखाई दे रहा है, इससे एक H प्लस के डिफरेंस पे। तो एक H प्लस के डिफरेंस पे जो भी पेयर दिखाई देंगे, अगर ये बेस है तो ये NH4 प्लस उसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि बेस ने अगर H प्लस को ले लिया, H प्लस को, तो किस में चला जाता है? कॉन्जुगेट एसिड में। तो ये दोनों एक एसिड बेस का पेयर कहलाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमारे लिए NH3 और NH4 प्लस कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, और अगर ये बेस था तो H2O हमारे लिए क्या था? सामने से एसिड था ना, क्योंकि इसने H प्लस छोड़ा था। अभी देखो ना, यहाँ बताया था ना मैंने, ये बेस है, ये एसिड है, ये यहाँ पे ये एसिड था तो ये बेस था। ठीक है, तो H2O क्या है? एसिड है। और एसिड में से इसने H प्लस निकाला है क्या? तो अगर इसने अपना H प्लस निकाला है तो ये एसिड खुद था, तो एसिड से किस में चला जाएगा? कॉन्जुगेट बेस में। तो इसका मतलब OH माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। तो देखो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस है और H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या है? OH माइनस। तो एक पेयर और हमें मिल गया यहाँ पे। एक पेयर कौन सा मिला? H2O का OH माइनस के साथ। तो ये देखो ये हमारे लिए क्या है? एसिड बेस पेयर है। ये एसिड बेस पेयर, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। समझे क्या बात को? और HCl वाले भी एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं इसी तरह से। HCl में आप बताओ क्या होना चाहिए? HCl प्लस H2O। तो अभी हम लोग क्लास में, लाइव क्लासेस में रहते तो मैं आपसे एक पेयर पूछता इसके अंदर। तो HCl जब H2O को हम करते हैं तो क्या होता है? HCl तो H प्लस निकालेगा क्योंकि एसिड है, और ये H प्लस कौन लेगा? H2O। तो H2O लेके किस में खुद कन्वर्ट होता है? H3O प्लस में, और क्या निकलेगा? Cl माइनस। तो अब मैं पूछूं इसमें बताओ, HCl तो क्या हमारे लिए? एसिड है बेटा। HCl क्या है? एसिड। और H2O यहाँ पे क्या है? बेस। बताइए हमें, अभी बताया था मैंने।
HCl एसिड है और H2O क्या है, बेस। अब HCl एसिड है, एसिड में से एक H प्लस निकलेगा तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो इस HCl से एक H प्लस निकालने के बाद क्या बनेगा, Cl माइनस। ये इसमें कहाँ है, Cl माइनस ये, इसका मतलब ये क्या है, हमारा कॉन्जुगेट बेस है। किसका है कॉन्जुगेट बेस, इस एसिड का, ठीक है। और अगर ये बेस है तो बेस ने H प्लस लिया होगा, इसका H प्लस लिया और H प्लस लेके किस में कन्वर्ट हुआ है, H3O प्लस में। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है और ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, समझे क्या। तो HCl एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, H2O बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस। एसिड में से H प्लस निकालोगे तो कॉन्जुगेट बेस मिलता है और बेस में H प्लस दोगे तो कॉन्जुगेट एसिड मिलता है, बस इतना ध्यान रखो। और पेयर बना सकते हो क्या, बोलो क्या क्या पेयर बनेगा। HCl का पेयर किसके साथ, HCl किसके साथ, Cl माइनस, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। और H2O का पेयर किसके साथ, H3O प्लस के साथ, तो ये एसिड बेस पेयर हो गया। तो देखो H2O का OH माइनस के साथ भी आता है H3O प्लस। H2O जो है ना वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। और एक चीज और हमें यहाँ पे जानना है, जो जितना ज्यादा है ना वीक एसिड अगर कोई है, कोई एसिड अगर वीक है, जैसे ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना वो उतना ही वीक होगा, समझे क्या। देखो अगर ये स्ट्रांग है ना, एसिड बहुत स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। अगर बेस बहुत स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक। वीक का स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग का वीक हो जाता है। मतलब अगर ये वीक एसिड हो, अगर ये क्या है, वीक एसिड, तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। मतलब उल्टा होता है, स्ट्रांग का वीक और वीक का स्ट्रांग हो जाता है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो वीक एसिड है, जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। जो वीक एसिड होते हैं ना उनका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, समझे क्या, वीक कॉन्जुगेट बेस। मतलब अगर आपका एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। एसिड अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक। कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक। एंड दिस इज सेम ट्रू फॉर किसके लिए, बेस के लिए। तो बस वही मैं लिख देता हूं, एंड सेम इज ट्रू फॉर बेस ऑल्सो, ठीक है बेटा। बेस के लिए भी यही बात सही है कि वीक, जैसे अगर वीक बेस रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक, ठीक है। तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं ना, वीक का स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग का वीक। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक, अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो अब मैं अगर मान लो यहाँ पे पूछूं HCl क्या है, हमने पढ़ा HCl किस तरीके का एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वीक। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl तो Cl माइनस क्या होगा, वीक बेस होगा। जैसे लिख दूं क्या यहाँ पे, देखो लिख ही देता हूँ। जैसे HCl जो है हमारे लिए क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इस स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर से हमने एक H प्लस को निकाल दिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड से एक H प्लस निकालोगे तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या मिलेगा, Cl माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर ये हमें पता है कि ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये Cl माइनस जो इसका कॉन्जुगेट बेस मिलेगा ये कैसा होगा, वीक। तो स्ट्रॉन्ग का वीक होता है और वीक का स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बताऊंगा, ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा भी होगा शायद, है ना, कि जो भी एसिड बेस रिएक्शन होती है हमेशा किधर से जाती है, स्ट्रॉन्ग से वीक डायरेक्शन में जाती है। तो उस बात को भी मैं लिख देता हूँ और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं आपको। एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज proceed from strong to weak direction.
स्ट्रॉन्ग से किस डायरेक्शन में जाता है, वीक डायरेक्शन में। ध्यान रखना बेटा, एसिड बेस जितने भी रिएक्शंस होते हैं, या ऑर्गेनिक में शायद पढ़ा होगा आपने, एसिड बेस के जो भी रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से किस डायरेक्शन में जाते हैं, वीक डायरेक्शन में जाते हैं। स्ट्रॉन्ग साइड से वीक डायरेक्शन की तरफ मूव होता है। तो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। एसिड बेस रिएक्शन जो होती है स्ट्रॉन्ग से किधर जाती है, वीक डायरेक्शन। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ, चलिए। चलो तो बेटा इस कॉन्सेप्ट पे एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, है ना, किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, या हमसे ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो हमसे जैसे प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दे रहा है। अब उसमें रिएक्शंस देखो बेटा कौन कौन से, जैसे सबसे पहला रिएक्शन मान लो Na2CO3 प्लस H2SO4, ठीक है ना। तो H2SO4 हमें पता ही है एसिड है, और Na2 सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक बिहेवियर का होता है, ठीक है ना। मेटल के कार्बोनेट ऑक्साइड सब कैसे होते हैं, बेसिक। Na2CO3 प्लस H2SO4 गिव्स हमें क्या दे रहा है, Na2SO4, केवल आयन एक्सचेंज कर देते हैं, इसका Na2SO4 हो जाएगा और साथ में प्लस क्या हो जाएगा, H2CO3। पहला मान लो ये है आपका, ठीक है। सेकंड दे रहा है मान लो हमें HCOONA प्लस CH3COH, ठीक है। और ये मान लो मैं रिवर्सिबल एरो दे देता हूँ, क्योंकि रिएक्शन में भी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सपोज करो मान लो मैं एरो दे देता हूँ, रिवर्सिबल एरो आपको, और पूछूंगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है, यही सवाल है ना हमारा। SCOH प्लस, केवल आयन एक्सचेंज करो, है ना, इसका H इधर डाल दो और इसका N उठा के यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH3CONA। सेकेंड रिएक्शन ये है सपोज करिए। थर्ड रिएक्शन मान लो आपको Cl माइनस प्लस H2O, Cl माइनस प्लस H2O क्या हो जाएगा बताओ, HCl प्लस OH माइनस। और फोर्थ मान लो दे दिया आपको, एक ऑर्गेनिक का भी रिएक्शन दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ H है तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है एक प्लस का चार्ज आएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। प्लस पाइरोल दे दिया मान लो आपको, पाइरोल देना है ना मुझे, पाइरोल दे देता हूँ। ये देखो आप, नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहता है, ये पता ही है आपको, है ना। नाइट्रोजन पे यहाँ पे H लगा है, ये पाइरोल दे दिया। और इसकी रिएक्शन को मान लो इक्विलिब्रियम के साथ दिखा रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन है ये आपका, ठीक है। इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है, तो यहाँ पे एक H ज्वाइंट हो चुका है आके, ठीक है। प्लस पिरिडीन बन गया मान लो, ठीक है। ये एक रिएक्शन दे दिया आपसे। और एक लास्ट एक और रिएक्शन दे देता हूँ, Na प्लस प्लस H2O, Na प्लस प्लस H2, Cl माइनस प्लस H2, Na प्लस प्लस H2O मान लो रिएक्ट कर लिया, और क्या बना रहा है, NaOH प्लस H प्लस, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, अब इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जनरली सीटी में, है ना, मेडिकल के एग्जाम में भी कम चांस मिलेंगे, पर फिर भी एक आइडिया हमें होना चाहिए किस तरीके से होता है, ठीक है। चलो तो देखो कैसे करना है। Na2CO3 H2SO4, तो आप पहचानो जरा सा, मैंने अभी आपको बताया, क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने, कि एसिड बेस रिएक्शन जो होता है ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन। स्ट्रॉन्ग से किधर जाता है, वीक डायरेक्शन में मूव होता है। तो H2SO4 तो मैंने बताया आपको किस कैटेगरी में आता है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है बेटा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए मैंने कहा एसिड बेस का पहचानना हमारे लिए जरूरी है, वो याद होना चाहिए। तो H2SO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये H2SO4 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। और H2CO3 कैसा एसिड है, इसको बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से थे, HClO4, H2SO4, HNO3, HI, HBr और HCl, ये 6 ही थे, ठीक है ना। H2CO3 किस में आता है, वीक एसिड में। देखो जरा सा बेटा, क्या हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के डायरेक्शन से वीक एसिड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या इस रिएक्शन का हमसे पूछा है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो क्या हम बोलेंगे कि फॉरवर्ड में जाएगा। ये रिएक्शन सामने ही जाने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वीक में। तो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
तो ये तो रिएक्शन दिया हुआ जो रिएक्शन है क्या है, पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग एसिड से किस में जा रहे हैं, वीक एसिड के अंदर जा रहे हैं। एक और आइडिया दूं, जैसे देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड से H जब निकलता है तो क्या बनता है उसका कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस पहचान सकते हो, इसका क्या होगा, दोनों H निकलेगा सल्फेट, और सल्फेट सोडियम ले लिया, तो क्या हम लोग ये इसका कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं क्या। मान लो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड 1 लिख दिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, 1 हो गया कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। तो अगर चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक। मैंने अभी बताया था जो कॉन्सेप्ट उससे, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस कैसा होगा, वीक। अच्छा, और अगर ये वीक एसिड है तो इस वीक एसिड का दोनों एच हटाओ तो देखो ये कार्बोनेट आयन यहाँ पे आएगा। तो अगर ये एसिड है तो ये उसका क्या हो जाएगा, इस एसिड को मान लो नाम हमने दे दिया 2, तो इस एसिड में से एच निकालने के बाद जो बना है ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो इसको मान लो हमने 2 दिया था, तो इसको क्या लिख दिया, कॉन्जुगेट बेस। तो चूंकि ये वीक है तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग साइड से किधर जा रहे हैं हम लोग, वीक साइड में, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग से वीक में जाते हैं तो रिएक्शन फेवरेबल होती है, मतलब ये रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड आएगी। इसीलिए एसिड बेस की पहचान होना जरूरी है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसलिए मैंने कहा था याद रखना पड़ेगा आपको। तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वो कैसा होगा, कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। चूंकि H2CO3 वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या हम स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन से वीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब पहचानो जरा इनमें से किसको पहचान सकते हो, क्या CH3COH को पहचान सकते हो, ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड तो मैंने बता ही दिया आपको हमेशा कैसा होता है, वीक नेचर का। तो कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और ये वीक एसिड है। और ये भी देखो ये भी किस कैटेगरी में आता है, फॉर्मिक एसिड भी वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। फॉर्मिक एसिड भी किसके कैटेगरी में आता है, वीक एसिड, और ये भी किस में आता है, वीक एसिड। तो देखो दोनों वीक ही एसिड है, ठीक है ना, वीक एसिड है। अब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा आइडिया हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे डिसाइड करते हो आप, पीके की वैल्यू के ऊपर। ये देखो ये पढ़ाया गया होगा आपको, है ना। पीके की वैल्यू से डिसाइड करते हो कि कौन सा एसिड ज्यादा अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा। जिसके पीके की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसके पीके की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी वो एसिडिक कैरेक्टर कैसा होता है, कम होता है। ये ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। जिसका पीके, ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जनरली कम देखने को मिलेगा, फिर भी एक आइडिया हमें होना चाहिए किस तरीके से हो रहा है। जिसका पीके ज्यादा होता है उसका एसिड कैरेक्टर क्या होता है, कम। और पीके की वैल्यू अगर नहीं दिया होता है तो कैसे कंपेयर करते हो, +m -m +i -i, जीओसी में वो सब पढ़ाया होगा एसिड बेस निकालने का तरीका। तो हमें पता है फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है किससे, एसिडिक एसिड से। तो ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें पता होता है कि फॉर्मिक एसिड, मतलब ये फॉर्मिक एसिड इज कह रहा हूं, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में आइडिया रखना पड़ेगा तभी हम लोग कर पाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो मैं बस आपको एडवांस के लिए थोड़ा बता रहा हूँ कि आइडिया लगे थोड़ा सा। फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है किससे, एसिटिक एसिड से। तो अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूं कि ये एसिटिक एसिड है, वे भी ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, लेकिन ये इससे रिलेटिवली तो क्या होता है, स्ट्रांग होता है ना। इससे तो रिलेटिवली क्या है, फॉर्मिक एसिड स्ट्रांग है एसिटिक एसिड से। मतलब हम लोग वीक साइड से किधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे, सॉरी वीक साइड से किधर जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग साइड में। तो वीक से स्ट्रॉन्ग साइड में जाओगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड ना जाके किधर जाएगी, बैकवर्ड में। ये रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे जाएगी, है ना। मतलब फॉर्मिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विल नॉट कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड। तो बैकवर्ड में जाएगी। या अगर हमको एक इरिवर्सिबल एरो, केवल सिंगल एरो दिया होता और पूछता क्या रिएक्शन पॉसिबल है, तो हमारा आंसर होता नो, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसमें आ जाओ, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, HCl को तो हमें बारे में इसमें आइडिया लगाओ। देखो HCl के बारे में पता है, HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस Cl- है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट Cl- कैसा होगा, वीक बेस होगा। तो अगर सपोज करो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड 1 लिख दिया तो ये उसका वीक बेस होगा, ठीक है। तो अगर ये बेस है, ये बेस है, तो H2O खुद कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह। कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इधर क्या है, वीक बेस। अब HCl और H2O में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो क्या H2O को मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में लिखा है, नहीं। इसका मतलब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कैसा होगा, फिर वीक होगा। H2O कैसा होगा, यहाँ पे वीक एसिड होगा। तो फिर से देखो, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाओगे कि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, तो स्ट्रॉन्ग से किधर जाएंगे, वीक की तरफ जाएंगे। तो दिस रिएक्शन विल बी ऑल्सो प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो B/W लिख रहा हूँ। ये भी किधर जाएगा, बैकवर्ड में ही जाएगा। और अगर सिंगल एरो लिखा होता तो पूछता, तो बोलते दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, अगर इरिवर्सिबल एरो सामने की तरफ दिया होता तो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग से हमेशा वीक की तरफ जाता है, वीक से कभी स्ट्रॉन्ग में हम लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे फॉरवर्ड में अगर ऐसा दिया होता, हमें पता है ये वीक से स्ट्रॉन्ग, अगर फॉरवर्ड लिखा होता तो हम लोग क्या लिख देते हैं, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जा सकते थे। अच्छा चलो, ये ऑर्गेनिक वाले में देखो बेटा, ये तो पायरोल है, इसको तो खूब अच्छे से सीखा होगा जीओसी में कंपेयर करना। ये पायरोल है और ये क्या है, पिरिडीन है। तो इन दोनों में जरा कंपेयर करो तो पिरिडीन और पायरोल में किसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, तो बेसिक नेचर के होते हैं ना, अमोनिया एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव आर बेसिक इन नेचर, बता दिया है मैंने। तो ये देखो, इसका जो लोन पेयर होता है डीलोकलाइज होता है ना, कॉन्जुगेशन में आ जाता है लोन पेयर, और जो पिरिडीन का लोन पेयर होगा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, ये डीलोकलाइजेशन के अंदर नहीं है। तो कौन जल्दी से लोन पेयर को निकाल सकता है, उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होता है। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो ये लोन पेयर को आसानी से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। मतलब ये एक तरीके का कैसा बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये जल्दी से निकालेगा तो एक ऐसा बेस होगा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर इसने अपने लोन पेयर को निकाला बेटा, तो पता ही चल रहा होगा आपको, एरोमेटिसिटी खत्म कर देगा अपना। और दूसरी बात, निकालना डिफिकल्ट है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है ना, इसके साथ लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो ये कैसा बेस है हमारे लिए, वीक बेस होगा, क्योंकि ये जल्दी लोन पेयर को अपने नहीं देगा। जो जितनी जल्दी लोन पेयर देता है उतना अच्छा बेस होता है। तो ये हमारे लिए वीक बेस है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो डायरेक्शन किधर से होगी बेटा, हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, मतलब इस साइड से इधर जाएंगे। तो इस रिएक्शन का भी आंसर क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन भी किधर प्रोसीड करेगी, हमसे डायरेक्शन पूछा है तो ये भी किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर सामने का एरो दिया होता तो बोलते दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आइडिया लग रहा होगा कैसे हो रहा है। और एक ये वाला भी देख लो, लास्ट वाला। तो NaOH के बारे में हमें पता है, NaOH कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में लिखा है मैंने, ध्यान हो तो। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका ये, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, ये कॉन्जुगेट है ना, तो ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। और कॉन्जुगेट एसिड, मान लो इसको स्ट्रॉन्ग बेस 1 लिखा है, तो कॉन्जुगेट एसिड 1 ये कैसा होगा, कॉन्जुगेट एसिड इसका वीक होगा ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, वीक। और अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो H2O को मजबूरी में किसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा, बेस की तरह। कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2O एसिड की तरह बिहेव कर गया था, है ना। वो आइडिया मैंने बता दिया कैसे लगाना है। सामने बेस आएगा तो एसिड बन जाएगा, और सामने अगर एसिड आएगा तो क्या बन जाएगा, बेस। तो चूंकि एक कॉन्जुगेट एसिड है तो H2O यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो अब देखो जरा सा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH के बारे में हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसके बारे में H2O क्या बोलोगे, H2O को कैसा बेस लोगे, तो H2O को वीक बेस ही लेना पड़ेगा ना हमें। जैसे यहाँ पे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था तो H2O कैसा था, वीक एसिड हो गया था। यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस साइड का जो बेस है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना। H2O क्या है, वीक बेस है। ठीक है, तो अगर ये वीक बेस है तो इसमें भी देख सकते हो, डायरेक्शन जरा डिसाइड करो, डायरेक्शन क्या होगा। ये देखो, वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है, मतलब दिस रिएक्शन विल बी आल्सो प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन भी किधर जाने वाली है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है। ये भी बैकवर्ड में, ये वाला भी बैकवर्ड में, और केवल पहला वाला किधर जा रहा था, फॉरवर्ड में। बाकी पहला ये भी बैकवर्ड में ही जा रही थी रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से सीखने को हमें मिलती है ना, एक चीज बताने का मकसद था मेरा, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 से, जो हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, उसका आइडिया मैं यहीं से देता हूँ। हाइड्रोलिसिस का आइडिया कि जो भी काउंटर आयन होते हैं किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के या स्ट्रॉन्ग बेस के। जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर आयन, इसका काउंटर आयन क्या है, Cl-, इसका काउंटर आयन क्या है, Na+। तो जो भी काउंटर आयन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के, वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। देखो, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही थी, किधर जा रही, बैकवर्ड। ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही थी, किधर जा रही थी, बैकवर्ड। तो क्या कंक्लूजन होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, उनका जो काउंटर आयन होता है, जैसे इसका काउंटर आयन Cl-, NaOH का काउंटर आयन Na+, तो जो भी काउंटर आयन होते हैं वो कभी भी H2O के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और यही हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है, मैं सिखाऊंगा उसको। हम लोग हाइड्रोलिसिस जब डिस्कस करेंगे ना, तो कभी भी जो काउंटर आयन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के, जो काउंटर आयन होते हैं ना, वो कभी भी हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सब बताने का मेन थीम यही था मेरा, एक कि एक पॉइंट मैं बता सकूं आपको, हाइड्रोलिसिस में भी लिखवाऊंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कभी भी काउंटर आयन जो होते हैं, जैसे HCl का Cl-, NaOH का Na+, उनको कभी भी
जैसे अगर HBr रहता तो यहाँ पे क्या रहता Br माइनस। तो जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के काउंटर आयन होते हैं उनका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इट मीन्स वो कभी भी H2O के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन किधर जा रही थी, बैकवर्ड में। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ इसे नीचे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हम लोग हाइड्रोलिसिस में पढ़ेंगे, जब हाइड्रोलिसिस में पढ़ाऊंगा आगे इसी चैप्टर में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर आयन ऑफ, ये नोट करके मतलब इंफॉर्मेशन के तौर पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। यहाँ पे बस ये चीज समझना था हमें। काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, काउंटर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर, विल नॉट, काउंटर आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ उनका कभी भी रिएक्शन नहीं होता। डेट इज व्हेन वी डिस्कस, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, डेट इज व्हेन वी डिस्कस हाइड्रोलिसिस, व्हेन वी डिस्कस हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस इस चैप्टर का एक पार्ट होता है। व्हेन वी डिस्कस हाइड्रोलिसिस देन दे विल नॉट गो फॉर हाइड्रोलिसिस, दे विल नॉट गो फॉर हाइड्रोलिसिस, मतलब उनका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है ना, कभी भी उनका हाइड्रोलिसिस हमें दिखाई नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो काउंटर आयन होते हैं, है ना, विल नॉट गो फॉर हाइड्रोलिसिस, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में बहुत डिफरेंस है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेना, और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ घेरना भी और रिएक्शन भी कराना। तो घेर तो सकता है, हाइड्रेशन तो हो जाता है, घेर लेगा वाटर, लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन इनका नहीं हो सकता काउंटर आयन का। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब जो मैं बता रहा था H2, आप देखो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, एसिड की तरह बेस की तरह, उसको एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में वही एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस आपका ले लेता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। चलो तो बेटा हम लोग एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई सब्सटेंस एम्फीप्रोटिक है कि नहीं है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, ठीक ना। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, एम्फी मतलब होता है डुअल करना, है ना। प्रोटिक मतलब तो हमारा प्रोटॉन का मतलब H+। तो हम लोग इसमें एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो H+ को ले भी सकते हैं और H+ को दे भी सकते हैं ना, दोनों तरीके का बिहेव कर सकते हैं। तो हम लोग यही लिखेंगे, सब्सटेंस विच कैन डोनेट, ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट भी कर सके, सब्सटेंस विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट, सब्सटेंस विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H+ आयन, ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट भी कर सके और एक्सेप्ट भी कर सकते H+ आयन। H+ आयन का मतलब क्या है, दैट इज प्रोटॉन। H+ आयन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, इज नोन एज एम्फीप्रोटिक, दैट इज प्रोटॉन इज नोन एज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। ठीक है। तो बेटा ऐसा सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट, जो दे भी सके और ले भी सके, जो निकाल भी सके और ले भी सके, दोनों काम कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी बताया था, मैंने H2O को बताया था, देखो H2O है, H2O हमारा क्या करता है, H+ को ले लेता है। अगर तो H2O अगर H+ को ले लेगा तो H+ को लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O+ के अंदर। ठीक है। तो इसने H+ को अभी क्या कर लिया, H2O ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैंने दिखाया था जब NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो H+ दे रहा था, लेकिन जब HCl के साथ इसका रिएक्शन था तो क्या किया था, उसने H+ को लिया था। देखो NH3 के साथ रिएक्शन करते समय तो इसने दे दिया था इसे, लेकिन जब HCl से रिएक्ट किया था तो इसने ले लिया था, और यहाँ पे इसने दे के OH- में गया था। तो H2O H+ के साथ H3O+, या H2O ये भी कर सकता है कि H2O अपना खुद का H+ क्या कर दे, निकाल दे। तो खुद का H+ निकालेगा तो कैसा हो जाएगा, H+ और
OH माइनस। तो H प्लस ले भी सकता है और ये H प्लस निकाल भी सकता है, डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट, दोनों काम कर सकता है। तो H2O जो है, H2O बिहेव एज एम्फीप्रोटिक। तो H2O के बारे में हम लोग यही बोलेंगे, H2O बिहेव एज एम्फीप्रोटिक। समझे क्या बात को बेटा? बिहेव एज एम्फीप्रोटिक, जो मैंने पहले भी बता दिया था आपको। तो H2O जो होता है एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये H प्लस ले भी सकता है और निकाल भी सकता है। दूसरे ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो एम्फीप्रोटिक होते हैं? जो भी हमारे एनायंस होते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड के, पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब है ना, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर उसको हम लोग समझ ही लेंगे। देखो जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं ना, उनके जो एनायंस होते हैं वो भी हमेशा किसकी तरह बिहेव करते हैं? एम्फीप्रोटिक की तरह। तो उस पॉइंट को मैं लिखवा ही देता हूँ आपको। एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड को दिखाने का तरीका होता है HNA। जैसे देखो मोनो बेसिक था या मोनोप्रोटिक था तो HA, डाई था तो क्या होता था? H2A, और ट्राई था तो क्या लिखते थे हम लोग? H3A। तो अगर पॉलीप्रोटिक बोलेगा तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? HNA से लिखेंगे। तो एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब बेटा क्या होता है? बताया था मैंने, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ, ये केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया आपको। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ग्रुप, एक सेकेंड, हाँ तो बेटा हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ग्रुप 16 के साथ या ग्रुप 17 के साथ, है ना। अगर एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? ऐसा हाइड्रोजन जो ग्रुप 16 के साथ अटैच्ड हो या ग्रुप 17 के साथ अटैच्ड हो, आर एम्फीप्रोटिक। तो देखो एम्फीप्रोटिक ग्रुप 16 में जनरली हम लोग देखोगे ना, आपको ऑक्सीजन के साथ आएगा या सल्फर के साथ देखने को मिलता है, और ग्रुप 17 में तो कॉमनली हमें क्लोरीन के साथ मिलेगा। जैसे H2SO4 में H2SO4 हो गया, है ना, HClO4 हो गया, HClO3 होगा, उनमें जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है ऐसा हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन अटैच्ड विद ग्रुप 16 या 17 के साथ जो अटैच्ड होता है उसको एसिडिक। ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, बस अभी फिलहाल ये ध्यान रखो। एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड जो होती हैं वो किस नेचर के होते हैं? आर एम्फीप्रोटिक। एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड किस नेचर के होते हैं? एम्फीप्रोटिक नेचर के होते हैं। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल में समझा दूं तो और मजा आ जाए, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है सर, वो एक्चुअल में हमारे पास। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, H3PO4 की बात करते हैं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ले लिया, तो H3PO4 देखो एक तरीके का पॉलीप्रोटिक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन देने की क्षमता है ना, तो इस तरीके का पॉलीप्रोटिक है। ये क्या कर सकता है? ये H3PO4 एक H प्लस निकालेगा। ध्यान रखना एक एक स्टेप में एक H प्लस निकलता है बेटा इस चैप्टर में, है ना। ये नहीं कि एक ही साथ तीनों निकाल देगा। तो H3PO4 अगर एक H प्लस निकालेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2PO4, और इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। एक H प्लस अगर इसने निकाला तो, अगर इसने एक H प्लस निकाला तो किसमें कन्वर्ट होगा? H2PO4 माइनस में। क्या और ये H प्लस निकाल सकता है? निकाल सकता है, अभी तो है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, तो एक H प्लस और निकाला, तो एक H प्लस और निकालेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? HPO4 के ऊपर 2 माइनस, है ना। जैसे हाइड्रोजन निकलता है माइनस चार्ज बढ़ेगा, HPO4 के ऊपर 2 माइनस। क्या ये अभी और निकाल सकता है क्या? यस, एक और अभी ये निकाल ही सकता है। क्यों? एक और तो है इसके पास हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन निकाल देगा तो अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PO4 के ऊपर -3, जो फॉस्फेट आयन हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो H3PO4 एक एक स्टेप में निकालता है। पहले स्टेप में निकालेगा तो H2PO4 माइनस, अगले स्टेप में निकालेगा तो क्या? HPO4 के ऊपर 2 माइनस, फिर एक स्टेप में निकालेगा तो क्या बना लेगा? PO4 के ऊपर 3 माइनस। अगर मुझसे पूछ ले कि ये कितने सॉल्ट बना सकता था, है ना, कितने सॉल्ट बना सकता था, तो क्या H2PO4 को ये सॉल्ट 1 हम लोग बोल सकते हैं? ये पहला सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनाने का मतलब क्या है? अगर ये एसिड है तो इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करा दोगे तो एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट। तो क्या ये NaOH के साथ अगर रिएक्ट करता तो क्या ये NaH2PO4 सॉल्ट बना लेता? क्या ये हमारा Na2HPO4 सॉल्ट बना लेता? और क्या ये Na3PO4 सॉल्ट बना लेता? मतलब ये कितने सॉल्ट बना रहा है? सॉल्ट 1 है, और ये क्या हो गया? सॉल्ट 2, और ये कौन सा सॉल्ट बनेगा? सॉल्ट नंबर 3। सॉल्ट कब बनेगा? ये एसिड है ना, ये कैसा है? एसिड है ये ना, तो एसिड है, तो एसिड सॉल्ट कब बनाता है? बेस के साथ रिएक्ट करा दो, इसको बेस NaOH के साथ अगर जोड़ दिया जाता बेटा, तो NaOH के साथ जोड़ने के बाद क्या बना देता?
OH निकल के NaHPO4 बना लेता। यहाँ पे क्या बन जाता है Na2HPO4 और यहाँ पे क्या बन जाता है Na3PO4। ठीक है ना। तो आई होप कि समझ रहे हैं। सॉल्ट 3 सॉल्ट बना सकता है ये, है ना। 3 एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस 3 सॉल्ट भी बना सकता है। जितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ना उतने वो सॉल्ट बना सकता है ना। तो देखो, तो इसने कितने बना लिए, कितने सॉल्ट बनाए, 1 2 3 सॉल्ट बना लिए। अब देखो ये जो है H3PO4 क्या ये बेस की तरह कभी बिहेव कर सकता है? नहीं, ये हमेशा बिहेव करेगा किसकी तरह, एसिड की तरह। ये हमेशा कैसा बिहेव करेगा, एसिड, क्योंकि ये केवल H+ को निकालने का काम जानता है, लेने का काम नहीं। केवल ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और अगर मैं इसकी बात करूं PO4 3- की, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, PO4 3-। तो PO4 3- H+ तो अब निकाल नहीं सकता, तो ये केवल लेने का काम करेगा। तो ये केवल किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ये बेस की तरह बिहेव करने वाला है। और H3PO4 किसकी तरह, एसिड की तरह। और बीच के जो दोनों हैं, ये वाले बीच वाले दोनों, ये देखो, ये एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, ये क्या इस पॉलीप्रोटिक एसिड का ये एनायन है, माइनस चार्ज, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन। लेकिन इस एनायन के पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं। इन दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। तो ऐसा पॉलीप्रोटिक का एसिडिक जो एनायन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फी प्रोटिक। तो आप बीच के इन दोनों को देखो, ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, एम्फी प्रोटिक। दोनों कैसे बिहेव करेंगे, एम्फी प्रोटिक की तरह। ठीक है ना बेटा। क्यों एम्फी प्रोटिक की तरह करेंगे, देखो इससे H+ निकालने पे ये बना है। क्या ये खुद में से H+ निकाल सकता है, निकाला इसने, देखो इसने H+ निकाला अगर, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HPO4। लेकिन ये क्या H+ ले भी सकता है क्या, ये H+ ले भी सकता है कि नहीं, माइनस चार्ज है तो एक H+ ले भी सकता है। इसलिए देखो मैंने रिवर्सिबल एरो दे दिया। ये अगर इसने एक H+ ले लिया तो H+ लेके किस में चला जाएगा, H3PO4 में। तो ये कैसा हो गया, एम्फी प्रोटिक। एम्फी प्रोटिक क्यों, क्योंकि ये H+ निकाल के इसमें जा रहा है और H+ लेके इसमें जा रहा है। मतलब ये अभी हमने पढ़ा, एम्फी प्रोटिक होते हैं जो डोनेट करें और एक्सेप्ट भी करें। तो जो एनायंस होते हैं पॉलीप्रोटिक के, ऐसे एनायंस जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होता है, वो कैसे होते हैं, एम्फी प्रोटिक। तो इसने H+ निकाला तो इसमें जाएगा और H+ अगर एक्सेप्ट करेगा तो H3PO4 में। इसी तरीके से इसे भी देखो, HPO4 2-, क्या एक H+ निकाल दिया इसने, निकाल लिया। अगर इसको एक H+ मिल जाए तो क्या ये एक H+ वापस लेके इसमें कन्वर्ट हो सकता है क्या, तो देखो ये H+ को ले भी सकता है। तो अगर इसने ले लिया तो किसमें चला जाएगा वापस। तो देखो ये जो दोनों हो गए, कौन कौन से, ये और ये दोनों एनायन कैसे बिहेव करेंगे, एम्फी प्रोटिक की तरह करेंगे। क्योंकि ये लोग H+ को ले भी सकते हैं, ये H+ को निकाल भी सकता है, ये भी H+ ले सकता है, ये H+ को निकाल भी सकता है। लेकिन ये केवल और केवल H+ को, ये केवल क्या कर सकता है, ये केवल H+ को ले सकता है। देखो यहां से क्या करेगा, H+ को ले लेगा, H+ को ले ही सकता है ना, तो लेगा तो क्या बनेगा, बेस। और ये केवल और केवल देखो क्या कर सकता है, H+ को निकाल सकता है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एसिड। आई होप क्लियर हो गया एम्फी प्रोटिक का मतलब, है ना। और एनायंस के कैसे होते हैं एम्फी प्रोटिक। पॉलीप्रोटिक जितने भी होते हैं उनके एनायंस हमेशा किस नेचर के होंगे, हमारे लिए एम्फी प्रोटिक होंगे, क्योंकि वो H+ निकाल भी सकते हैं और वो H+ को ले भी सकते हैं, है ना। ये जैसे ये और ये दोनों। लेकिन ये केवल और केवल H+ निकालेगा, तो ये अगर निकालेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह। ये केवल और केवल क्या कर सकता है, H+ को ले सकता है ना। देखो H+ को ले सकता है, इसके आगे एरो नहीं दिया मैंने, वो निकाल ही नहीं पाएगा, इसके पास हमने, है ना। तो ये केवल ले सकता है, तो अगर लेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। ठीक है। और एक चीज और बस यहाँ पे ध्यान रखना, है ना, वो भी बता देता हूँ आपको। जो भी HNA टाइप का पॉलीप्रोटिक एसिड होता है, HNA टाइप का जो भी हमारा पॉलीप्रोटिक एसिड है, HNA टाइप के जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, HNA टाइप का पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब इनकी कोई अगर हमसे बेसिसिटी पूछे तो बेसिसिटी कितनी रहेगी, N। कितने होगी, N, क्योंकि इसके पास N हाइड्रोजन है ना निकालने के लिए। तो जितने भी बेटा पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं इनके बारे में ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर हमसे ये पूछे कि ये सॉल्ट कितने बनाएगा, नंबर ऑफ सॉल्ट कितना बना सकता है, ये पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बात हो रही है। अगर हमसे पूछ लिया कि ये पॉलीप्रोटिक एसिड कोई है HNA, तो कितने सॉल्ट बना सकता है, तो अब इससे देखो H3PO4 कितने सॉल्ट बना रहा था, 1 2 3। तो सॉल्ट के नंबर उतने ही होंगे जितनी उसकी बेसिसिटी होती है। तो नंबर ऑफ सॉल्ट पूछ ले तो कितना हो जाएगा, N के बराबर ही होगा जितनी बेसिसिटी होगी। अगर हमसे ये पूछ लिया कितने एम्फीप्रोटिक आयन बनाएगा, कितने एम्फीप्रोटिक आयन बनाएगा ये, तो कितने एम्फीप्रोटिक आयन प्रोड्यूस किया है इसने, देखो
अगर इसकी 3 थी तो इसने कितने एम्फीप्रोटिक आयन प्रोड्यूस किए हैं? ये एम्फीप्रोटिक था, ये भी क्या ये वाला एम्फीप्रोटिक है? नहीं। तो जितनी उसकी बेसिसिटी होगी उससे एक कम, मतलब इसका 3 था ना, 3 था, लेकिन एम्फीप्रोटिक आयन तो केवल 2 बनाए, और लास्ट वाला तो हमेशा क्या बनेगा? बेसिक बनेगा। तो एम्फीप्रोटिक आयन का नंबर पूछे तो क्या बोलेंगे? n-1, उससे एक कम, जितना भी रहेगा उससे हमेशा एक कम। और हमसे ये पूछ लिया एसिडिक सॉल्ट कि कितने एसिडिक सॉल्ट बनेंगे। सॉल्ट तो टोटल कितने बनेंगे? 3, 1 2 3। हमसे ये पूछा एसिडिक सॉल्ट कितने बनेंगे, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट बनेगा और ये भी एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या? जो H निकाल सके, ऐसा सॉल्ट जो H निकाल सके वो एसिडिक सॉल्ट होगा। तो एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है? बेसिकली एसिडिक सॉल्ट का मीनिंग है हमारे लिए, एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है हमारे लिए? एसिडिक सॉल्ट मतलब सॉल्ट कंटेनिंग, एक सेकेंड, एसिडिक सॉल्ट का मतलब है, बस हमारे लिए एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हम लोग बोलेंगे? सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, सॉल्ट कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसा सॉल्ट जिसके पास क्या हो? एसिडिक हाइड्रोजन हो, ऐसे सॉल्ट को बोलेंगे। और उसके भी नंबर आप देख सकते हैं कितने हैं, एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये है, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ सॉल्ट भी कितने होते हैं? n-1 होंगे। तो कितने हो जाएंगे? n-1। तो कोई HNA टाइप का पॉलीप्रोटिक अगर एसिड है तो उसके टोटल सॉल्ट पूछे तो कितने बनेगा? n बनेगा, जितना नंबर होगा। एम्फीप्रोटिक पूछे तो कितना? n-1 होंगे एम्फीप्रोटिक आयन। और एसिडिक सॉल्ट का नंबर पूछ ले तो एसिडिक सॉल्ट केवल जो एम्फीप्रोटिक होते हैं वही एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं, तो भी कितना होगा? n-1। ठीक है, तो चलो आज तो इतना हमने कर लिया। कल की क्लास में बेटा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कुछ लिखने वाले की कैसे उसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो और कॉन्जुगेट बेस लिखो। और फिर मैं नेक्स्ट एक और लुईस एसिड बेस थियरी जो है वो तो एक लाइन का है, उसे भी हम लोग करके ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे पहुंचेंगे। तो आज का लेक्चर में ही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।